हेलो बच्चों, आप सभी ठीक हो? उम्मीद करते होंगे आप सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो मैं शुभम आप लोगों को केमिस्ट्री में पार्ट 2 में पढ़ाने वाला हूँ, जो कि केमिस्ट्री की प्रथम सीढ़ी है, जिसको बोल सकते हो प्रथम आपका कॉन्सेप्ट है। पूरा का पूरा एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पदार्थ किसको कहते हैं? पदार्थ, ठीक ना। मैटर किसको बोलते हैं? मैटर। पदार्थ को हम लोग वस्तु भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वस्तु बोल सकते हैं। तो पदार्थ होती क्या है? दुनिया में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, दुनिया में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो कि पदार्थ ना हो। समझ रहे हैं? कुर्सी, टेबल, मेज, पेन, पेंसिल, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, कूलर, मट्टी, मकान, ये सभी क्या है? सब पदार्थ हैं। पानी, तेल, ये सभी सभी पदार्थ हैं। ठीक है। तो पदार्थ को अंग्रेजी में बोलते हैं मैटर। क्या बोलते हैं बच्चों? मैटर बोलते हैं। तो पदार्थ की परिभाषा ऐसी बनती है कि पदार्थ वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती है। अब बताइए, ये मैंने पेन यहाँ रख दिया, ये इतना स्थान ले ली कि नहीं ले ली? ले ली ना। तो जो स्थान घेरती है, जो स्थान घेरती है, अब इसमें बताइए, पेन थोड़ा सा भारी लग रहा है ना आपको, तो जिसमें अपना कुछ द्रव्यमान होता है, देखो कुछ भारीपन है कि नहीं है? अब बताइए, कोई भी चीज़ आप उठाते हैं तो थोड़ा उसमें उसका वजन रहता है कि नहीं? तो उसी को बोलते हैं द्रव्यमान। जो स्थान घेरती है और जिसमें कुछ अपना कुछ क्या होता है? द्रव्यमान होता है, और जिनका अनुभव हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा, देखो हाथों को द्वारा छू रहे हैं कि नहीं, आंखों के द्वारा देख रहे हैं, तो ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम इसको क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं या इसका अनुभव कर सकते हैं। क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। समझ में आया बच्चों? पदार्थ का हम लोग यहाँ तक समझ गए। अब पदार्थ को किन दो अवस्थाओं में या कितने भाग में इसको डिवाइड किया गया है? तो पदार्थ को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक भाग है आपका भौतिक अवस्था, एक भाग है आपका रासायनिक अवस्था। समझ में आया? तो भौतिक अवस्था के तीन पार्ट होते हैं। एक होता है आपका ठोस, एक होता है द्रव, एक होता है गैस। ठीक है बच्चों? तो ठोस एक क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है, ये मैं आगे बताऊंगा। ठीक है। तो उसके पहले आप लोग जान जाइए कि भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था क्या है। भौतिक अवस्था जो कि आपको अनुभव करने पे प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए मैं इसको छू रहा हूँ, ये ठोस है। पानी को आप लोग छूते हैं तो देखिए वो लिक्विड के फॉर्म में रहती है, देखो ऐसे फिसलती रहती है आपके हाथों में, तो वो क्या है? आपका द्रव है। और गैस तो आप लोग जानते ही होंगे, जैसे मान लो आग जलाए तो उसमें से क्या निकल रहा है? धुआं निकल रहा है, तो वो क्या है? आपका गैस है। तो ये सभी क्या है? भौतिक अवस्था। जिसका हम अनुभव अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं उसको भौतिक अवस्था कहते हैं। भौतिक अवस्था को दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। और रासायनिक अवस्था क्या होती है? वह अवस्था, जैसे मान लीजिए एक कागज़ आप ले लिए, क्या ले लिए? कागज़ ले लिया, और उसको आप जला दिए। जलाने के बाद आपको क्या मिलता है? राख मिलता है ना। तो देखो, एक बार हमारा जो वस्तु था वो दूसरे उत्पाद में चेंज हो रहा है ना। जैसे मान लीजिए ये कागज़ था, क्या था? कागज़, कागज़ था। अब इसको जला दिए तो क्या मिल गया? राख मिल गया। क्या मिल गया? राख। अब राख से कागज़ बनाओ, नहीं बनेगा ना। तो ये क्रिया हो रही है, क्रिया हो रही है। इसी क्रिया, अभिक्रिया को ही रसायन के भाषा में इसको अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? या अभिक्रिया बोलते हैं। और यही अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अवस्था तो मैं बाद में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले मैं पढ़ाने वाला हूँ भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था के तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से? ठोस, द्रव और गैस। अब जानते हैं ठोस क्या होते हैं, द्रव क्या होते हैं और गैस क्या होते हैं। चलिए जानते हैं। तो ठोस, हमारे जो ठोस जो होते हैं वे पदार्थ जिनका आकार एवं आयतन, अब बोलोगे आकार क्या है, आयतन क्या है? आयतन मतलब भारीपन या कोई शेप। मान लीजिए मैं क्यूब, कोई एक लोहा ले लेता हूँ। लोहा को मैं गला के एक चौकोर बॉक्स बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ? चौकोर बॉक्स। और चौकोर बॉक्स को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब। ये देखो मैं क्यूब बना दिया ना, एक ये छोटा सा क्यूब बना हुआ है। अब मैं इस क्यूब को बाल्टी का आकार दे दूँ। किसका आकार दे दूँ? बाल्टी का आकार दे दूँ, तो ये बाल्टी के फॉर्म में चला जाएगा। अब इसको गलाओगे तभी तो ये होगा, मगर बिना गलाए इसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता है ना। तो देखिए आकार इसका इस शेप से मैंने बाल्टी के फॉर्म में ला दिया। अब बाल्टी के शेप से बिना गलाए लाओ, नहीं लाओगे ना, नहीं हो पाएगा। तो जो चीज़ बिना किसी की सहायता से ना चेंज हो, जिसका आकार ना बदले, तो उसका आकार तो निश्चित होगा ना, आकार निश्चित होगा। और आयतन देखिए, 1 किलो आप लोहे को 1 किलो बाल्टी के रूप में परिवर्तित किए। देखो कि इसके आयतन में कुछ कमी हुई क्या? इसका जो वो था वजन था, जो 1 किलो था, 1 केजी था, वो 1 केजी फिर दोबारा मिल रहा है। 1 केजी फिर दोबारा मिल रहा है। तो इसके फॉर्म में कुछ अंतर आ रहा है क्या? तो इसी फॉर्म को कहते हैं आयतन। ठीक है। 1 किलो लो चाहे 2 किलो लो, वही हमको फिर दोबारा मिल जाए, उसका उसी को हम आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं।
और देखिए इसके आकार से किस में चेंज कर रहे हैं, बाल्टी के रूप में चेंज कर रहे हैं। तो इसका देखिए आकार मैंने एक बार दे दिया, अब इसको बिना किसी सहायता से अब चेंज कीजिए, नहीं कर पाएंगे ना, बाल्टी के इसको पिघला के ही किया जा सकता है, बिना पिघलाए इसको चेंज तो अब जो नहीं चेंज किया सकता, इसका आकार तो निश्चित है और आयतन भी देखो 1 किलो लिए थे, 1 किलो हमको फिर दोबारा मिल गया। तो इसका मतलब कि ठोस ठोस क्या होते हैं, ठोसों में आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, क्या कहलाते हैं, ठोस होता है। और एक परिभाषा सुन लीजिए, ठोसों में जो अंतराणु बल ये मान लीजिए कोई आपका पदार्थ है, ये वस्तु है, वस्तु में ये अणु है, क्या है, अणु है, अणु में अंतराणु बल इतना अधिक लगने के कारण ये एक दूसरे से इतने चपके हुए रहते हैं जिससे ये टूटते नहीं हैं, जिसके कारण ये क्या होते हैं, ये क्या क्या होते हैं, ठोस होते हैं। अंतराणु बल बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है। अब द्रव की परिभाषा ले लिया जाए, द्रव किसको कहते हैं, वे पदार्थ जिनका आकार अब द्रव को ले लिया जाए, वे पदार्थ हैं जिनका आयतन तो निश्चित होता है, मतलब कि 1 किलो आप लिए हैं तो 1 किलो आपको मिलेगा बाद में, 1 किलो लिए हैं तो 1 किलो आपको मिलेगा, ठीक है, मतलब जो जितना मात्रा में आप लिए थे वो मात्रा में आपको मिल रहा है, पर आकार अनिश्चित होता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक बार में जल भर लिया, क्या भर लिया, एक बार में मैंने जल भर लिया, और यही बार में 1 किलो जल भरा हुआ है, यही बार में 1 किलो जल भरा हुआ है, और मैं इसको एक छोटे बर्तन में या बड़े बार में इसको डाल दूं तो ये पूरा भरा हुआ था, मगर ये बड़े बार में होने के कारण ये आधा भरा हुआ रहेगा। तो इसको देखो, ये पूरा भरा हुआ था, इसका आकार पूरा भरा हुआ था, मगर इसका आधा भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि बर्तन जितना बड़ा लेंगे या बर्तन जिस आकार का लेंगे, द्रव उसी का रूप ले लेती है, मगर इसके मात्रा में कोई कमी नहीं होती। और इसका मात्रा में कमी नहीं हो रही है, मतलब आयतन में कोई कमी नहीं हो रहा है। आयतन क्या है इसका, निश्चित है। और आकार में देखो, ये भरा हुआ था, ये आधा ही भरा हुआ है, ये छोटा बर्तन था, ये बड़ा बर्तन था आपका। छोटे बर्तन से बड़े बर्तन में ले जाओगे, जैसे बर्तन दोगे उसी का आकार कौन ले लेता है, द्रव आपका ले लेता है। और इसमें जो अंतराणुक बल होता है वह ठोसों की अपेक्षा थोड़ा सा कम लगता है। इस कम लगने के कारण ये क्या कहलाते हैं, द्रव कहलाते हैं। देख रहे हैं, इसमें अंतराणुक बल ठोसों की अपेक्षा थोड़ा सा कम लग रहा है। कम लगने के कारण इसमें जो आकार होता है ना, वो ये आप चेंज कर सकते हैं। बिना में तो निश्चित होता है, मगर आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, चलिए तो आप समझ लेते हैं गैस की परिभाषा। वे पदार्थ जिनका ना तो आकार निश्चित हो रहता है और ना ही आयतन निश्चित रहता है, क्या कहलाता है, गैस कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए 1 किलो आप गैस लेके आए और बंद कमरे में छोड़ दिए। अब वो 1 किलो को फिर दूसरे बर्तन में लेके आओ, उसी बर्तन में जिसमें आप छोड़े थे, नहीं लेके आओ पाओगे ना। अब 1 किलो आपको मिलेगा ही नहीं, तो आप आयतन तो अनिश्चित हो गया उसका, मगर आकार भी देखो अनिश्चित हो गया। देखो, अब इस एक छोटे से बॉक्स में लेके आए थे, कमरे में छोड़ दिए, पूरे कमरे का आकार ले लिया, तो आकार निश्चित है कि अनिश्चित, अनिश्चित ना। तो आकार इसका अनिश्चित है और आयतन भी इसका अनिश्चित है। और जो इसमें अंतराणुक बल इतना कम लगने के कारण ये किस में रहता है, गैस अवस्था में रहता है। ठीक है, अब पदार्थ का वर्गीकरण अवस्था में भौतिक अवस्था तो हम लोग पढ़ लिए, अब पढ़ लेते हैं रासायनिक अवस्था। क्या पढ़ लेते हैं, रासायनिक अवस्था। रासायनिक अवस्था 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका शुद्ध पदार्थ और एक होता है आपका अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं और अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, वो हमको बताते हैं आप लोगों को। शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक। और अशुद्ध पदार्थ 2 प्रकार होते हैं, समांगी और असमांगी। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, जिसमें कोई मिलावट ना हो, क्या कहलाता है, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये प्लास्टिक की बनी हुई है ना, तो इसमें मैंने ये पेन का ये एक लोहे का फॉर्म दे दिया, तो ये शुद्ध रह गया क्या, अशुद्ध हो गया ना। तो मैंने इसमें कुछ ना कुछ बाहर से कुछ मिला दिया, इसके अलावा कुछ मैंने मिला दिया ना, इस पेन में मैंने इसके अलावा कुछ मिला दिया, इसके कारण ये अशुद्ध हो गया। अगर ये किसी एक वस्तु का बना होता तो मैं इसको क्या कहता, शुद्ध पदार्थ है ये। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये लकड़ी का बना हुआ है ना, मैंने इसमें फेविकोल मिला दिया ना, ये लकड़ी का बना हुआ है, इसमें मैंने फेविकोल मिला दिया, तो ये अशुद्ध रह गया कि शुद्ध रह गया, हाँ कह सकते हैं अशुद्ध रह गया। ठीक है, तो अशुद्ध किसको कहते हैं, अशुद्ध किसको कहते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया। मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ में आ गया है। मैं आगे बढ़ता हूँ। तो शुद्ध पदार्थ के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है तत्व, एक होता है आपका यौगिक। क्या होता है, तत्व होता है, एक होता है आपका यौगिक। तत्व किसको कहते हैं, वे पदार्थ जिनको ना तो भौतिक क्रिया द्वारा और ना ही रासायनिक क्रिया द्वारा, जिनको ना तो भौतिक क्रिया द्वारा ना ही रासायनिक क्रिया द्वारा
रासायनिक क्रिया द्वारा ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही मेड किया जा सकता है, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। समझ में आया? जैसे मान लीजिए आपका एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया ना, सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, पानी सॉरी हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया ना, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया ना, तो Hg हो गया, पारा जिसको बोलते हैं। तो ये एक अकेला क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। अब इसमें अगर मैं एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन मिला दूं, क्या मिला दूं? ऑक्सीजन मिला दूं, तो ये अशुद्ध हो गया। क्या हो गया? अशुद्ध हो गया, क्योंकि मैंने इसमें बाहर से कुछ मिला दिया। एल्यूमिनियम में मैंने कुछ बाहर से मैंने मिला दिया, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? अशुद्ध पदार्थ कहेंगे। समझ में आया? तो मैंने कुछ बाहर में मिलाने के कारण यह अशुद्ध हो गया। अशुद्ध ना होने के कारण देखें, दो तत्व किसको कहेंगे? वे पदार्थ हैं जिन्हें ना तो भौतिक क्रिया द्वारा और ना ही रासायनिक क्रिया द्वारा बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। अब यौगिक की परिभाषा सुन लीजिए। दो या दो से अधिक अधिक तत्वों के संयोग से तत्वों के संयोग से क्या बनता है? आपका यौगिक बनता है। क्या बनता है? यौगिक बनता है। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके आपका क्या बना देते हैं? जल बना लेते हैं। तो हाइड्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन एक आपका तत्व है, दोनों मिलकर क्या बना लिए? एक यौगिक बना लिए, और इस यौगिक का नाम है जल। क्या है? जल है। अब एक तत्व आपका लेते हैं सोडियम, एक लेते हैं आपका क्लोरीन, दोनों को आपस में मिला देते हैं। क्या बनता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो कि क्या है? क्या है आपका? यौगिक है। क्या है? यौगिक है। तो समझ में आया तत्व और यौगिक में क्या अंतर है? तत्व वे होते हैं जिन्हें ना तो भौतिक क्रिया द्वारा ना ही रासायनिक क्रिया द्वारा बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। जैसे जस्ट एग्जाम्पल हो गया आपका एल्यूमिनियम, कॉपर ना, जितने भी आवर्त सारणी में तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? आपके तत्व होते हैं। ठीक है। अब यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से, मतलब कि ये तत्वों के संयोग करा दोगे, क्या बन जाएगा? यौगिक बन जाएगा। समझ में आया? तो अब चलिए, अशुद्ध पदार्थ समांगी और विषमांगी। समांगी किसको कहते हैं? जो आपस में एक दूसरे में मिल जाएं, क्या कहलाते हैं? समांगी कहलाते हैं। और जो एक दूसरे में ना मिले उसको क्या कहेंगे? असमांगी कहेंगे। समांगी की परिभाषा देखिए। समांगी का एग्जाम्पल देख लीजिए आप पहले। चीनी और पानी का घोल, ना, तो चीनी पानी में मिल जाता है, मिलने के कारण ये क्या कहलाएगा? समांगी कहलाएगा। और रेत और पानी, अब बताइए, रेत पानी में घुलेगी? नहीं घुलेगी ना, तो ये असमांगी हो गया। समझ में आया? समांगी और असमांगी तत्व, यौगिक, ठोस, द्रव, गैस, ये सभी आप लोगों को आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।